ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हमने जो प्रोग्राम किया है हमारा पॉज की ट्रेनिंग है। तो हमारा पॉज क्या है कि बेसिकली एक एक्ट है जो 2013 में पास हुआ था कि वुमेंस को वर्क प्लेस पे, वुमेंस क्या सारे जेंडर उसमें आते हैं, ओनली वुमेन नहीं है, वुमेंस को वर्क प्लेस पे कैसे उनको प्रिवेंशन दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए कि कोई भी उनके साथ कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन ना डेवलप हो। इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने आज मिस्टर रश्मि रंजन को बुलाया है और ये ट्रेनिंग पूरे दिन चलेगी। अभी स्टार्ट हो रही है, शाम को 4 बजे तक चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरह से समझाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये केवल हमारा जो एक्ट है वो केवल हमारी फैक्ट्री हो या हमारी ऑफिस या हमारे कहीं नॉर्मल जगहों पे लागू नहीं होता। इवन हमारा यहाँ तक जाता है कि कोई आदमी अगर हमारी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, उसकी भी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रिवेंशन किया जाए। इसके लिए पर्टिकुलर एक कमेटी होती है, कोई भी फीमेल उसकी कमेटी में उसको जा कर के कंप्लेन दे सकती है। विदिन 3 मंथ उसको कंप्लेन देना है। अगर 3 मंथ से डिले हो जाता है तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि 3 मंथ से डिले क्यों हुआ। इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कोई आप फॉल्स कंप्लेन ना करें। फॉल्स कंप्लेन करने का मतलब है इंक्वायरी होगी, उसमें ये होगा कि सही है गलत है वो अलग की चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई कंप्लेन डाली है और प्रूफ नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो आपकी फॉल्ट नहीं हो, वो फॉल्स कंप्लेंट नहीं है। वो कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको उसके साक्ष्य ना मिले या प्रेजेंट नहीं कर पाए या जैसी सिचुएशन हो। तो पर्टिकुलर इस एक्ट के बारे में आज पूरी ट्रेनिंग चलेगी पूरे दिन। उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मिस्टर रश्मि रंजन, ओवर टू यू। Thank you so much. Very good morning, all the respected participants of India Glycols Limited, गीडा गोरखपुर प्लांट। मैं रश्मि रंजन, फाउंडर एंड CEO उड़ान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं पॉज की इस ट्रेनिंग में। एक जोरदार तालियां आपके खुद के पार्टिसिपेशन के लिए। आशा करता हूं कि विगत जैसे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही हुए यहाँ पर, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैंने लिए अभी तक, चेंज मैनेजमेंट फॉर इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी और इंट्राप्रेन्योरशिप टू फाइट एट्रिशन इन इंडिया, आई थिंक उसकी कामयाबी के बाद अब पॉज की ट्रेनिंग जो बहुत ही क्रिटिकल एक सब्जेक्ट है, जो 2013 में भारत सरकार ने लाया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको देखता है, इसको मॉनिटर करता है। आज आपको डिटेल में ये प्रोग्राम को मैं आगे आपको इससे रूबरू कराऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय AGM सर का, जिन्होंने इस चीज़ को पूरा कोऑर्डिनेट किया। श्री दशरथ मिश्रा सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने महिला सशक्तिकरण कार्यस्थान पर करने के लिए आपने मेल पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेज किया और इनको प्रोत्साहित किया कि वो पॉज ट्रेनिंग को समझें और महिला सहकर्मियों के साथ बेहतर कार्यस्थान को बनाने में आपका सहयोग करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मैनेजमेंट का, बिजनेस हेड सर श्री SK शुक्ला सर का, जो निरंतर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि नए आइडियाज़ लेकर आएं, जिससे वर्क प्लेस में हम आपसे समय समय पर नए एजेंडा के साथ मिल सकें। डियर पार्टिसिपेंट्स, सर एंड मैम, मैं आपको एड्रेस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज दुनिया में, इस बात को लेकर कि डिस्क्रिमिनेशन जो वर्क प्लेस में महिलाओं के अगेंस्ट हो रहा है, उसका एक वर्ल्ड ग्लोबल सर्वे अगर लें तो 23% महिलाएं ग्लोबली वर्क प्लेस पे प्रताड़ित होती हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड होती हैं, मेंटली टॉर्चर होता है उनका इस ग्राउंड पे, और 22% पुरुष, यानी पुरुष भी पीछे नहीं है एक्सप्लॉइटेड होने में। ये मैं दोनों के तरफ एक पैरिटी बता रहा हूं, 23% ग्लोबली महिलाएं और 22% पुरुष। अब हम आते हैं 177 देश की एक सर्वे हुई जिसमें भारत 2017 में 133वें रैंक पे था इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस जो सिक्योरिटी या पीस है, जो कि दुख की बात थी, और 2023 में इंप्रूव होते हुए 128वें स्थान पर आया है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो जानना जरूरी है। बेस्ट प्लेस है डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड फॉर द वुमेन, ठीक है, पर भारत का स्थान है अभी 128वां 2023 की रैंकिंग के अनुसार, 133वें से आया है। तो आई थिंक बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऑल्दो फाइनेंशियली 42.5% फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, सेल्फ एम्प्लॉयड हो चुकी हैं महिलाएं या फिर कार्यरत हैं 42.5 के अराउंड, बट वर्क प्लेस सिक्योरिटी को लेकर अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आज बहुत सारे स्लाइड्स हैं,
बहुत फोकस की जरूरत होगी, नोट करने की जरूरत होगी। लास्ट में आई विल गिव यू समथिंग लाइक टीम्स को मैं या तो वो कोई स्टोरी बना सकते हैं, कोई पोयम बना सकते हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर, कोई बात लिख सकते हैं, कोई लोगो डिजाइन कर सकते हैं। हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। दैट विल बी ए ग्रुप एक्टिविटी जो मैं डिवाइड करूंगा। एंड आई वुड लाइक कि आज ये एक मेमोरेबल दिन हो। आई वुड रिक्वेस्ट द HR टीम कि अगर वो एक प्लेन पेपर उस समय A4 साइज टीम्स को डिवाइड कर देंगे, आप उस पर ड्रॉ कीजिए, पोयम लिखिए, एस्से लिखिए, कुछ भी, या आपने जो भी कंटेंट किया उसको समराइज कीजिए। बट लेट्स मार्क दिस एज एन मेमोरेबल इवेंट। पॉज ट्रेनिंग बेसिकली कई लोगों के सवाल होते क्या ये पुरुषों के लिए भी है? जी नहीं। बाकी वेरियस अदर सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड जहां पर आप कमिटी को जाकर पुरुष भी कंप्लेन कर सकते हैं, बट पॉज स्पेसिफिकली इज फॉर द फीमेल एम्प्लॉयज। ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया, क्या फायदे हैं, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी, आज सारा इतिहास हम जानेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। आज का जो एजेंडा है, मैंने जैसा कहा कि ये ट्रेनिंग मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, बट मैंने हिंदी में ही इसको ध्यान में रखते हुए कि इसमें हो सकता है कि प्लांट से भी महिलाएं आएँ तो उनको दिक्कत हो, तो मैंने पूरा फिर प्रेजेंटेशन हिंदी में ही किया है। एंड आई बिलीव कि सबको आसान होगा समझने में। ठीक है। यौन उत्पीड़न का परिचय सबसे पहले क्या है, इसको जानना जरूरी है। दूसरा, यौन उत्पीड़न की उभरती परिघटना और इसके स्वरूप पर चर्चा होगी। उत्पीड़कों के प्रकार कितने तरह के हैं, कितने तरह के हैरेसर्स होते हैं, यौन उत्पीड़न के कारण क्या क्या हैं, यौन उत्पीड़न निर्धारण के सिद्धांत, पॉस अधिनियम 2013 पर तब जाके चर्चा शुरू होगी। विशाखा दिशा निर्देश और कानून, भारत में कानूनी ढांचे पर चर्चा होगी। पॉस अधिनियम 2013 में रोकथाम और निषेध, पॉस अधिनियम 2013 की निगरानी की प्रक्रिया, यौन उत्पीड़न विरोधी नीति और दुनिया भर में यौन उत्पीड़न, उसके ऊपर चर्चा होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, यौन उत्पीड़न का परिचय मैं चाहूंगा साथ साथ, क्योंकि आप लोगों को यह जानना भी जरूरी है। शारीरिक रूप से महिलाओं को कमजोर समझा जाता रहा है। इसी बात को इस स्लाइड में दर्शाया जा रहा है, जिसके कारण उनके मायके, ससुराल, समाज और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अपराध होते रहे हैं। दूसरे प्राचीन काल से ही स्त्रियों को उस तरह की भोग की वस्तुएं, जैसे आप महाभारत काल में भी देखते हैं, जब आपको पता है कि द्रौपदी के साथ किस तरह की प्रताड़ना का प्रयास उन्हीं के परिवार, उनके रिश्तेदारों ने किया। भले ही वो महाभारत का रूप लेता है और ये समाज को एक परिकल्पना एक मिलती है कि अगर आप यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन जहां नारी की पूजा नहीं हो रही है, नारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो चाहे घर हो, आपका समाज हो, आपका कार्यस्थान हो, वो हमेशा घाटे पर रहेगा, हमेशा वहां कलह कलेश निवास करेगा। तो उन्हें सौंदर्य वगैरह की वस्तु समझा जाता है, उसे कभी भी पुरुष के बराबर का इंसान नहीं माना गया। जो जेंडर इक्वालिटी की बात अब करती है कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं माना गया। अनादिकाल से बात हो रही है। जिस देश में हम सीता, सावित्री, गार्गी और मैत्री जैसे महिलाओं की बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वहां पर आज हम बात कर रहे हैं पॉज ट्रेनिंग की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, कि वो सुरक्षित फील करें पुरुषों के साथ काम करते हुए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि आज समाज को इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि उन्हें पुरुषों से अपनी रक्षा करनी है। स्वास्थ्य के लिए नहीं, फिटनेस के लिए नहीं। पहला एजेंडा क्या बेटा? कराटे क्यों सीखना है? क्योंकि हम चाहते हैं बेटी मेरी सुरक्षित रहे पुरुष समाज में, मेरी बहन सुरक्षित रहे। हम इसीलिए उन्हें सिखाना चाहते हैं टाइकोंडो, इसलिए नहीं कि वो हमारे देश का नेतृत्व करें स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में। तो आज सोचिए समाज की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। क्या यही कारण है महिलाओं की वर्क लेवल में पार्टिसिपेशन कम होने की? आज हम वर्क फ्रॉम होम में पॉज का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उन सब चीजों पर भी बात करेंगे। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम रहा, उसमें भी सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन रहा। आज पॉज बहुत सारे नियमों को, नए आयामों को छू चुका है, इसलिए पॉज सबसे एक्टिव है। पर फिर भी ये अभी भी कई कंपनियां पॉज ट्रेनिंग जिस तरह से आप लोग करा रहे हैं, कई कंपनियों में जहां 10 या 10 से अधिक है, वहां मैंडेटरी है कि वहां इस तरह के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होने चाहिए समय समय पर। और सभी इंप्लॉइज, मेल एंड फीमेल, को पता होना चाहिए पॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में।
तो आगे बढ़ाते हुए, ओके, यौन उत्पीड़न क्या है, पहले इसको समझिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसी व्यक्ति द्वारा कार्यस्थल पर यौन प्रकृति का अवांछित या अनचाहा ध्यान है जो असुविधा, अपमान, अपराध या परेशानी का कारण बनता है और या काम में बाधा डालता है। इसमें एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा एक या अधिक श्रमिकों के प्रति यौन प्रकृति की सभी क्रियाएं और व्यवहार शामिल है। तो इट कैन बी इंडिविजुअल और इट कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। अब इसके तो ये क्लियर हो गया यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है कानूनी रूप से पॉस में, ओके। अब सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार यौन उत्पीड़न कोई भी अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार है, जैसे कि शारीरिक संपर्क, यौन एहसान के लिए मांग या अनुरोध, यौन रूप से रंगीन टिप्पणी, अश्लील साहित्य वगैरह दिखाना, मैगजीन्स वगैरह, ठीक है। चाहे उसके लिए फीमेल स्टाफ प्रोटेस्ट करे या ना करे, यह आपके तरफ से उत्पीड़न का मामला है कि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। कोई भी यौन उत्पीड़न तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक अंतरंगता के अवांछनीय कृत्य, चुटकी करना, छूना वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इस तरह की चीजें, या बॉडी को रब कर देना इंटेंशनली या कहते हुए, और आपने ये एक या एक से अधिक बार आप कर रहे हैं, ये सब आता है उत्पीड़न में। आप ये नहीं कह सकते सर जगह कम है यहां ऑफिस में इसीलिए बार बार होता है। फिर उसमें आपका इंप्लॉयर और इंप्लॉय, जो भी सुपरवाइजर हैं या मेल पर्सन हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सभी इसके अंदर आएंगे कार्यवाही के अंदर। किसी अन्य व्यक्ति से यौन एहसान के लिए अवांछित मांग या अनुरोध चाहे सीधे या निहितार्थ से करता है और इसे रोजगार, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि के भुगतान के लिए एक शर्त बनाता है कि हम तरक्की तभी देंगे जब हमारे ये डिमांड्स पूरे होंगे। यौन अर्थों के साथ अवांछित टिप्पणी करता है, जैसे यौन रूप से स्पष्ट प्रशंसा, यौन अर्थों के साथ अनुचित चुटकुले सुनाना, लिंगवादी टिप्पणी करना आदि। जो जोक्स चलते हैं ऑफिसेज में, कार्यस्थान में, इवन बसेज में या कैब में, टैक्सीज में, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी फीमेल स्टाफ के साथ और आप जानबूझकर ये सब टिप्पणी कर रहे हैं किसी मेल के साथ ही बात करते हुए, उसे सुनाते हुए, ये सब उत्पीड़न के मामले में आता है। किसी व्यक्ति को यौन रूप से स्पष्ट दृश्य सामग्री दिखाता है, जैसे कंप्यूटर पे चित्र, कार्टून, पिनअप, कैलेंडर, स्क्रीन सेवर, कोई भी आपत्तिजनक लिखित सामग्री, अश्लील ईमेल इत्यादि। यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित आचरण में संलग्न होना, जो मौखिक या गैर मौखिक भी हो सकता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को असहज करने के लिए घूरना, आपत्तिजनक इशारे या चुंबन की आवाज निकालना। मुंह से अगर आप आवाज भी मिमिक्रिंग कर रहे हैं किसी को इरिटेट करने के लिए, किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यह सब उत्पीड़न में आता है। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। ओके, उत्पीड़न करने वालों में सिर्फ नियोक्ता यानी इंप्लॉयर, नियोक्ता मतलब इंप्लॉयर जो आपको नियुक्त कर रहा है, और या सहकर्मी आपके कोवर्कर्स ही नहीं हो सकते, बल्कि इसमें क्लाइंट और ग्राहक भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी घटना जिसमें किसी कर्मचारी को किसी दूसरे सहकर्मी या क्लाइंट से उत्पीड़न करने वाले एसएमएस मिलते हैं, एसएमएस, उसे कार्यस्थल पर उत्पीड़न माना जाता है। देखिए आर्टिकल 21, 354A या जितने भी अनुच्छेद मैंने रीड आउट किए हैं आप लोगों के लिए, विशाखा और पॉस ये जर्नी है, शुरू हो रही है विशाखा गाइडलाइन से 1997, 2013 पे आके रुक रही है पॉस। उसके बीच जितने आर्टिकल, जितने भारतीय संविधान, पैनल कोड, ये सब आपको कहीं ना कहीं माइंड में रहना चाहिए। ये आपको पावरफुल बनाता है वर्क प्लेस में, एचआर पॉलिसीज को बहुत मजबूत बनाता है और इंप्लॉइज अवेयर रहते हैं कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहेगा। ओके, कई स्थितियां इस प्रकार जिसमें जो भी प्रावधान या विशाखा निर्णय में सूचीबद्ध कई स्थितियां किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी आचरण को अपराध बनाती है। इसके अलावा किसी महिला के कार्यस्थल या कार्यस्थल में अपराध करने या उसे डराने, हमला करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करना न केवल उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत आता है, बल्कि यह आपराधिक अतिचार भी माना जा सकता है।
धारा 354 क्या कहता है? किसी महिला को कपड़े निर्वस्त्र के लिए मजबूर करना, सजा 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना। पर पता ही नहीं है लोगों। हाँ, सजा होगी, थोड़ा बहुत जेल होगा, पेनल्टी होगा, नहीं, 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना। धारा 354 क्या कहता है? किसी महिला की सहमति के बिना उसके तस्वीरें देखना या कैप्चर करना, फोटो खींच लिए। कभी भी किसी ग्रुप फोटो के लिए भी पहले पूछ लीजिए, जो आप कहते हैं यार वो फ्रेंड है, कलीग है, फोटो, दर्शन हो जाएंगे जेल के। अरे कैजुअल लिए थे फोटो, दिखाइए अपना मोबाइल, चलिए भाई लगाओ रस्सी हाथ में, वो वाली स्थिति हो जाएगी। किसी महिला की सहमति के बिना उसकी तस्वीरें देखना या कैप्चर, मतलब तस्वीरें देखना या कैप्चर करना दृश्य, सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना, 1 से अधिक बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना। सर दूसरी बार फोटो देखे थे, चलिए इस बार 3 से 7 साल। पहली बार देखे तो कोई ज़्यादा नहीं, 1 से 3 साल। यहाँ नौकरी तो रात भर कितना, 24 घंटा की 48 घंटा जेल में कोई आए उसको नौकरी मिलना बंद, नियम है ना। हाजत या क्या बोलते हैं, जो 24 घंटा इससे ज़्यादा जेल में रहकर आए दर्शन करके, उनका नौकरी मिलना बंद, नौकरी से टर्मिनेशन, अगली नौकरी का पता नहीं। और यहाँ 1 से 3 साल पहली बार में। धारा 354 किसी महिला का पीछा करना और उससे संपर्क करना या उसके यह कहने के बावजूद कि वह संपर्क नहीं चाहती है, उससे संपर्क करने की कोशिश करना, इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग करके किसी महिला पे नजर रखना, पीछा करना, सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना, 1 से अधिक बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना। और यहाँ बहुत कैजुअली चलता है, फिर सोचे थे थोड़ा सा पीछे बाइक से कर लें, तो वही है। अब पूर्वांचल में आप लोग के माध्यम से शुरू हो गया है, वीडियो के माध्यम से जाएगा ही, सेलेक्टेड बातें लोगों को पता तो चले। पॉस्ट ट्रेनिंग तभी कह रहे हैं ना, आईजीएल बदलाव का केंद्र है, वही कह रहे हैं। मतलब अब आप लोग के माध्यम से शुरू हुआ है पूर्वांचल में ये सब चीजें, सर लोगों के प्रेजेंस में, तो चीजें दूर तक जाएंगी। अब क्विड प्रो क्यो जो आपने लिखा था, एक्सचेंज किसी चीज के बदले, एक लैटिन कहावत है, लैटिन वर्ड है ये क्विड प्रो क्यो। इसका अर्थ वास्तविक अर्थ में प्रतिफल है। क्विड प्रो क्यो कहावत का शाब्दिक अर्थ है कुछ के बदले में कुछ, या कुछ के बदले, या बस कुछ के बदले। प्रत्येक अनुबंध में प्रत्येक पक्ष से एक दूसरे के लिए प्रतिफल प्रवाहित होना चाहिए। लैटिन कहावत क्विड प्रो क्यो अनुबंध के उस हिस्से को दर्शाता है। अब इसी को कैसे यूज किया गया? प्रतिफल दोनों पक्षों को दूसरे की इच्छा या चाहत के अनुसार कुछ करने या कुछ करने से परहेज करने के लिए बाध्य करेगा, कि ये मिलेगा तो ही ये मिलेगा। इसके अंतर्गत यानी वो उत्पीड़न के लिए उकसाया जा रहा है या प्रतिबद्ध किया जा रहा है। सामान्य व्यवहार के अनुसार क्विड प्रो क्यो का अर्थ है एक मूल्यवान वस्तु को दूसरे के लिए देना एक्सचेंज में। इसीलिए क्विड प्रो क्यो शब्द अनुबंध के प्रतिफल वाले हिस्से को दर्शाता है जो एक अनुबंध के एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जाता है, जिससे समझौता वैध और बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर यह काम हुआ। पर क्या वो एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ? आप किसी को प्रेशराइज डराकर कुछ गलत करवा रहे हैं या बाध्य कर रहे हैं, वो उत्पीड़न है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कहा जाएगा। या ये नहीं कहा जाएगा कि हम लोग वयस्क हैं, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने कहा पिंक फिल्म बहुत सारे सवालों के जवाब देगा आपको। 2 घंटे की फिल्म है, जरूर देखिएगा। अधिनियम और कार्य प्रणाली, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोक। अब हम लोग पॉस के बारे में जान रहे हैं और डिटेल में। यौन उत्पीड़न मतलब वही प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रेजोल्यूशन अधिनियम 2013 भारत में एक विधायी अधिनियम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाना है। इसे 3 सितंबर 2012 को लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन द्वारा पारित किया गया था। इसे 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। तो लोकसभा में कब और राज्यसभा में कब आया?
2012 में लोकसभा से पास हुआ, 2013 में राज्यसभा से। इस विधेयक को 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। इस कानून ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पेश किए गए विशाखा दिशा निर्देशों को पीछे छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह बताया गया कि बहुत कम भारतीय नियोक्ता इस कानून का अनुपालन कर रहे थे। ये भी बना, लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन कर रहे थे। अधिकांश भारतीय नियोक्ताओं ने कानूनी आवश्यकता के बावजूद कानून को लागू नहीं किया है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी कार्यस्थल को इसे लागू करना होगा, 10 या मोर एम्प्लॉइज वाली कंपनी को। फिक्की ईवाई की नवंबर 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 36% भारतीय कंपनियां और 25% इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं बहुराष्ट्रीय, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का अनुपालन नहीं कर रही हैं, फॉलो ही नहीं हो रहा है। कितना? 36% इंडियन कंपनीज और 25% इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज। सरकार ने इस कानून का अनुपालन न करने वाले एम्प्लॉयर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है। ठीक है, धमकी दी है, टैक्स मिलेगा, खत्म बात। कामकाज, यह अधिनियम किस बारे में है? मतलब अब सवाल है कुछ। कार्यस्थल पर, मतलब लोग का सवाल, ये पॉज किस लिए है, अधिनियम किसके बाद? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना अवैध बनाता है। यह उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात करता है जिनसे किसी का यौन उत्पीड़न किया जा सकता है और वे इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं, ये बताता है। क्या यह अधिनियम केवल महिलाओं के लिए है? हाँ, यह अधिनियम केवल उन महिलाओं के लिए है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। क्या यह अधिनियम केवल कामकाजी महिलाओं के लिए है? नहीं, यह अधिनियम किसी भी महिला के लिए है जिसे किसी भी कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य, किसी और के ऑफिस में भी गए और वहां उत्पीड़न हुआ। यह आवश्यक नहीं है कि महिला उस कार्यस्थल पर काम कर रही हो जहां उसका उत्पीड़न किया जाता है। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय हो सकता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी। मेरे कार्यालय में कोई यौन उत्पीड़न नहीं होता है, क्या मुझे अभी भी आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना के बारे में निर्देशों का पालन करना होगा? हाँ, भले ही इस समय यौन उत्पीड़न के कोई मामले ना हो, फिर भी समिति का गठन किया जाना है। यदि आप 10 से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखते हैं और सभी नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। यानी आपके यहाँ आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, एलसीसी होना चाहिए। क्या इस अधिनियम के कारण मुझे पुलिस और न्यायालयों में जाने की अनुमति नहीं है? नहीं, अधिनियम आपको कार्यालय के भीतर अपराधी से निपटने या न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बीच विकल्प देता है, दोनों में से। आप कोर्ट में जाना चाहें या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाना चाहें। यदि आप चाहें तो आप अपनी आंतरिक स्थानीय शिकायत समिति से संपर्क करने के बजाय आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिनियम की विशेषताएं क्या है? यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाता है। यह झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न के रूप में क्विड प्रो क्यो उत्पीड़न तथा शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण की अवधारणाओं को भी शामिल करता है, यदि यह यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार के संबंध में होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने वाली पीड़ित महिला की परिभाषा अत्यंत व्यापक है, जो सभी महिलाओं को कवर करती है, चाहे उनकी आयु या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित या असंगठित क्षेत्र में हो, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हो, तथा इसमें ग्राहक और घरेलू कामगार, यानी जो काम वाली बाई हैं, घर में जो काम करती हैं या आपके दुकान या व्यवसाय में, वो सभी कवर्ड होते हैं। जबकि विशाखा में क्या था? दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पारंपरिक कार्यालय सेटअप तक ही सीमित है, उसका परिभाषा बाहर नहीं था। तो यही अंतर है विशाखा में और पॉस में, पॉस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन। यहाँ कार्यस्थल को व्यापक बना दिया गया है, जहाँ स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी संबंध होता है। अधिनियम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, खेल संस्था, स्टेडियम, खेल परिसर तथा परिवहन सहित रोजगार के दौरान कर्मचारी द्वारा
किया जाने वाला कोई भी स्थान आदि को शामिल करने के लिए बहुत आगे जाता है। यहाँ तक कि टेली कंप्यूटिंग वाले गैर पारंपरिक कार्य, टेली कम्यूटिंग, आप ये वर्ड जानते होंगे, वर्क फ्रॉम होम, टेली कम्यूटिंग, हाइब्रिड मॉडल टाइप, हम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और हम कभी कभार ऑफिस जा रहे हैं, वैसे जगहों पर जिला अधिकारी को प्रत्येक जिले में और यदि आवश्यक हो तो ब्लॉक स्तर पर एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। जिला अधिकारी शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए सिविल न्यायालयों के समान अधिकार हैं। शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर जांच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना आवश्यक है। पहले सुलह हो सकता है कि नहीं विक्टिम और हैरेसर के बीच, नहीं तब मैटर को आगे ले जाया जाए। अधिनियम के तहत जांच प्रक्रिया गोपनीय होनी चाहिए और अधिनियम गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाता है। अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को अन्य दायित्वों के अलावा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, जैसे आपके यहाँ होता है, करने और यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां विकसित करने की आवश्यकता होती है। नियोक्ताओं के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए भी। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है और व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। सोचिए, वुमेन हरासमेंट लाइसेंस कैंसिल करवा देगा। सरकार किसी भी संगठन में यौन उत्पीड़न से संबंधित कार्यस्थल और रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए किसी अधिकारी को आदेश दे सकती है अचानक कि कितने केसेस आए, कमिटी में कौन कौन है, उनका सिग्नेचर, उनके डॉक्यूमेंट, ये सब बना है कि नहीं, कभी भी सरकार किसी को भी दे सकती है। तुरंत 24 घंटे में फलाना कंपनी का रिकॉर्ड्स चेक किया जाए कि वहाँ ये सब है कि नहीं। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह IGL में ही पोस्टेड हूँ। आज पहली बार मैं पोस्ट के ट्रेनिंग में अपना भागीदारी दे रहा हूँ और इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखने को, जानकारी बहुत कुछ मिला। वैसे हमारे IGL में तो महिलाओं को बहुत ही इज्जत दिया जाता है और सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। इसी क्रम में मैं उनके सम्मान में 2 शब्द लिखा हूँ जो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहता हूँ। नारी से रिश्ते सजे नारी से परिवार, नारी से रिश्ते सजे नारी से परिवार, नारी जीवन से भरे नारी वृक्ष समान, नारी जीवन का पालन करे, नारी है भगवान। तो नारी का जितना भी वो किया जाए वो कम है और उनका सम्मान करें और सब लोग उनका इज्जत करें और उनका सहयोग करें। धन्यवाद सर। मैं नारी के ऊपर कुछ लिखा हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है, मैं बाटलिंग से हूँ। एक समान अधिकार है औरतों को भी। तो मुझे मौके की यह तलाश, मुझे मौके की यह तलाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, एक स्लोगन है जी। बहुत बढ़िया। कैसा रहा आज का ट्रेनिंग वगैरह? बहुत ही अच्छा रहा आज का ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब था। ये होना भी चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ ट्रेनिंग से। थैंक यू। महिला आज का ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद स्वरूप लगा हमें। महिला शक्तिकरण के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। महिला का देश में स्वरूप एक नारी ही नहीं बल्कि एक देवी के रूप में माना जाता है। इस अवस्था को द्वापर युग से माना जाता है और हम सभी को बस कलयुग में भी इस तथ्य को जीवित रखना है। इसके लिए हमें एक निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे वह समाज हो, परिवार हो या फिर कार्यस्थल। हम यहाँ बात कार्यस्थल की कर रहे हैं जहाँ महिलाओं को कभी भी ऐसा ना महसूस हो कि वो पुरुषों से भिन्न है। इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। इसके बिना प्रबंधन कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि समय समय पर पुरस्कार देना, गिफ्ट देना, कार्य करना और कभी कभी कंपनी से खेल कूद जैसे जूडो, कबड्डी करना अत्यंत अपना कदम आगे रखने की आवश्यकता होती है। इनको कभी यह महसूस ना हो कि वह ये नहीं कर सकती हैं, बल्कि नारी सब कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता है। गुड इवनिंग सर। सर हमारा आज का जो पॉज ट्रेनिंग था बहुत ही इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू एंड सर
कि हमें ये ट्रेनिंग का मौका मिला। सर हमारा जो टॉपिक है क्रिएट अ गुड रिलेशन एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बिटवीन फीमेल वर्कर्स एंड कलीग्स। तो जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम लोग वर्क करने आते हैं तो हमारे कलीग्स होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो अगर फीमेल एम्प्लॉय के साथ, चाहे वो मेल हो कलीग्स हो या फिर फीमेल, अगर उनका रिलेशन अगर इतना कंफर्टेबल और गुड रहता है कि वो अपनी जो भी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ वो उनसे शेयर कर सके, तो वो चीज़ें जो हरासमेंट वाली चीज़ें होती है तो उनमें अगर वो उनको शेयर करती हैं तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कम हो सकती हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। थैंक यू सर। पहले तो आज आईजेल और आईजेल फैमिली को हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। बीइंग अ गर्ल हमें कॉरपोरेट में वर्क करना इजी नहीं होता है, लेकिन अपकमिंग जो जनरेशन है और जो भी वर्क कल्चर होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारी ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी तो हमें नॉलेज मिलते रहेंगे, जिससे हम लोग अपने लिए अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग उसके लिए नॉलेज रख के उसके लिए एक्शन लेना चाहेंगे। और बीइंग अ गर्ल हम लोगों को अपने अंदर इतनी एम्पावरमेंट रखनी चाहिए कि हम लोग अपने लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बीइंग इन अ कॉरपोरेट हमने अपनी टीम की तरफ से एक पिक्चर रिप्रेजेंट किया है, जो यहाँ से एक फ़ीमेल आ रही है और शी इज़ अ फीमेल, और यहाँ पे लेबर्स हैं जो वर्कर्स हैं, उन्हें वो कॉन्टीन्यूसली वो देखे जा रहे हैं, जिससे वो फील सेव नहीं कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं, और वो जब वो गेट से आ रही है तो उसे ये फील नहीं लगता है कि दोनों में इक्वालिटी है, कि वो ही एक वर्किंग कल्चर में आ रही है, जो कि अगर उसे हम लोग ना देखें, अगर उसे हम लोग सेम सस्टेनेबिलिटी पे देखें कि अगर वो भी सेम है, वर्किंग के लिए वो भी आ रही हैं और हम भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी ईजी होगा और हमें आने से हम उन्हें अच्छा ही फील करा सकते हैं कि वो जिस भी जगह आ रही हैं वो कंफर्टेबली वर्क कर सकती हैं। तो हमारी टीम से अजीत जी वो कुछ लाइन बताना चाहेंगे इस पर। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है इस ट्रेनिंग के लिए। मैंने एक स्लोगन लिखा है, देवी सी गरिमा मिले नारी जन्म अनूप, कठिन परिस्थिति में डाल लेती खुद को ढाल, नारी एक बहती नदी जीवन करे निहाल, नारी नारी को नहीं देती आई साथ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथियों, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा। ये ट्रेनिंग हम लोगों ने पहले सोचा था, और जैसा मैंने पहली बार अभी ट्रेनिंग अरेंज किया है तो मुझे पता लगा कि लोग नॉमिनेशन नहीं आता और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अमित से मैंने बोला नहीं, स्टार्ट करो, देखते हैं कैसे नहीं आएगा। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट करके टाइम पे यहाँ पहुँचे।